बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th यूनिट नंबर 8 वेव्स को लेकर चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नेम है जी डॉपलर इफेक्ट। याद रहे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट 8 का ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो इंशाल्लाह जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो कोई भी एमसीक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस शर्त ये है कि आज का ये लेक्चर आप कंप्लीट देखें, गौर से सुने, समझें और चीजें साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा कि द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये क्या है? डॉपलर इफेक्ट। तो इसी बात को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, आप भी साथ साथ चीजें लिखते जाए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगा हूं जी, दी अपीरेंट चेंज, यानी कि रियल में चेंज नहीं आना बल्कि किसी वजह से चेंज आ रहा है। द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा जा रहा है। कौन सा जी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में अपीरेंटली चेंज आ रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अब डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन को आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस करके आ रहे हैं, यहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होती है। बिटवीन नंबर 1 सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये बन गया आपके पास स्टेटमेंट या डेफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी को ही मैंने अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा जा रहा है। जैसे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं वैसे ही आपने याद रखनी है। अब एग्जामिनर यहां फ्रीक्वेंसी की जगह ना बाकी सारा कुछ यही लिखेगा, इस फ्रीक्वेंसी के वर्ड की जगह लिखेगा इंटेंसिटी। और फिर कुछ स्टूडेंट्स इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को एक ही चीज समझ बैठते हैं और डॉपलर इफेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी की जगह पिच का वर्ड यूज करें तब बात ठीक है। तो इंटेंसिटी के वर्ड को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, बल्कि यहां पे एक पॉइंट ऐड कर ले। लिखें जरा, मैं आपको लिखवाता हूं कि डॉपलर इफेक्ट क्या कर रहा है जी। डॉपलर इफेक्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन, लिखे ना, डॉपलर इफेक्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओनली। अब देखिए ना, जोर आ गया बात पे कि सिर्फ आपने बात करनी है डॉपलर इफेक्ट में चेंज इन फ्रीक्वेंसी की। क्लियर? और उसी के आगे फिर ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लें कि इट डज नॉट सेज अबाउट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के वर्ड को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है जी। ये आपको 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट मिल गए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के अंदर जो बुक के अकॉर्डिंग 4 केसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला केस देखें जी, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। एक सोर्स है आपके पास, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये पहला केस बन जाएगा। और ऑब्जर्वर जो है वो उस स्टेशनरी सोर्स के करीब आ रहा है, चल के उसकी तरफ आ रहा है। तो ये पहला केस है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए? बेसिकली अपीरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया वो हमने फाइंड आउट करना है, उसका मैथमेटिकल रिलेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले डायग्राम को देख लें डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सोर्स है जो कि क्या है, रेस्ट पे है, और इस सोर्स की जो वेलोसिटी है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है यूएस से, और वो क्या है, 0, क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब ये सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, उस साउंड की वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है v से। उसकी तो हर तरफ डायरेक्शन होगी ना, तो हमने ये डिफरेंट डायरेक्शंस आपको दिखाई हुई है कि ये साउंड की वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है v से।
क्लियर। और यहां पे हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर जो इस सोर्स के करीब आ रहा है, ऐसे पीछे से चलता हुआ ये इस सोर्स के करीब आ रहा है, टूवर्ड्स दी सोर्स ऊपर मेंशन किया गया है। तो इस सोर्स की तरफ ये ऑब्जर्वर आ रहा है, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, u नॉट। o से ऑब्जर्वर, u से ये उसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है u नॉट से। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, फील करें कि वैसे तो आपको पता लग गया होगा कि देखें जैसे ही ऑब्जर्वर इसके करीब करीब आता जाएगा तो उसको साउंड ज्यादा सुनाई देगा ना। तो इसका मतलब अपेरेंटली फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यही मतलब बन गया ना। तो हम इसको मैथमेटिकली भी यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि वाकई जैसे जैसे ऑब्जर्वर इस स्टेशनरी सोर्स के करीब आएगा तो उसको साउंड ज्यादा सुनाई देगा। तो ये चेक करते हैं, यहां से तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है। तो अब डियर स्टूडेंट्स उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए आप ये रिलेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहां से अगर f को कैलकुलेट करें तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। सही है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स पहला केस है तो इसको मैं नाम दे देता हूं a का, बुक के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको डैश लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी। ये कौन सी है, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे देखें, इस v की डायरेक्शन इस तरफ और ऑब्जर्वर इस वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, दोनों की यहां पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड, फिर हम एडिशन करते हैं। और अगर डायरेक्शन क्या हो, सेम तो फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने आपको बताया था। तो यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, v प्लस u नॉट, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, इसकी जगह इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी फार्मूले को फिर हम लिख सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू, v की जगह क्या लिखूं, रिलेटिव वेलोसिटी है, उसकी जगह क्या लिखूं, v प्लस u नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। सही है यहां तक। अब डियर स्टूडेंट्स लैम्डा को यहां से कैलकुलेट करें। भाई इस रिलेशन से देखें, लैम्डा अपनी जगह पे, f इधर चला जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। अब यही वैल्यू यहां पे लैम्डा की पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया जी, एफ ए इज इक्वल टू v प्लस u नॉट डिवाइड बाय, हाँ जी लैम्डा की जगह लिखूंगा v ओवर f, f ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा ना, तो नीचे रहेगा v और f जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। लो जी ये आपके पास रिजल्ट आ गया फर्स्ट केस का। तो अब यहां पे जरा गौर करें, एफ ए अपेरेंटली जो फ्रीक्वेंसी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे जरा गौर करें, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बढ़ रही है, कम हो रही है या उसके बराबर आ रही है। डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें ना, एडिशन है, तो इसका मतलब चीज यहां पे बढ़ रही है। तो ये वाला फैक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला भी इंक्रीज हो जाएगा। वहां से तो आपको समझ आ गई ना, मैथमेटिकली भी तो आपने यहां पे सेटिस्फाई करना है ना रिलेशन। तो फिर इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस केस में एफ ए जो है वो ग्रेटर है एफ से। अपेरेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, इसलिए उसको साउंड भी ज्यादा सुनाई दे रहा है। अब ये तो तब पॉसिबल होगा ना जब ये वाली जो चीज है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली चीज यानी कि v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v, ये वाली वैल्यू सारी 1 से क्या होगी, ग्रेटर, 1 से ग्रेटर होगी, तो तब ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा ना। देखें एफ ए इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू अगर 1 होगी तो फिर तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, फिर ग्रेटर तो ना हुई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये जो सारी वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, 2 3 4 5, तो वो चीज इसका आंसर होगी। तो इसका मतलब अगर 2 आ जाए तो फिर इसका मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का क्या है, 2 टाइम्स। तो इस तरह से ये सारी वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगी तब ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट केस। बस इतनी बातें आपने याद रखनी है। और यहाँ पे अगर वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एफ ए क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में क्या हो रही है जी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लो जी ये फर्स्ट केस एंड हो गया, बस इतना सा था।
इसी तरह से अब सेकंड केस डिस्कस करेंगे। देखें अब क्या सेकंड केस में क्या हो रहा है, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर का अचानक दिमाग खराब हुआ है और ये इस सोर्स से दूर जाने पड़ गया, ठीक है, दूर जा रहा है। तो अब जैसे ही वही स्टेशनरी सोर्स, वही वेलोसिटी, वही साउंड की वेलोसिटी v, अब ये ऑब्जर्वर देखें इस सोर्स से दूर जा रहा है, जैसे जैसे दूर जाएगा इसको साउंड भी कम सुनाई देगा। तो यहां से अंदाजा लगाएं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो फिर इसी का भी हम यहां पे मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं, सेम टू सेम यही चीजें आप लेके चलेंगे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा और फिर डियर स्टूडेंट्स एफ बी। अब ये सेकंड केस बन गया, ठीक है, b इज इक्वल टू v रिलेटिव डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे जरा गौर करना है, एफ बी इज इक्वल टू, हाँ जी, रिलेटिव वेलोसिटी की जगह क्या लिखूं। अब रिलेटिव वेलोसिटी में देखें डायरेक्शन क्या है, एक जैसी, सेम। तो अगर डायरेक्शन सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहां पे भी एडिशन जो नजर आ रही है आपको, प्लस का साइन नजर आ रहा है, ये ड्यू टू रिलेटिव है। और यहां पे देखें साइन क्या आएगा, माइनस। तो इसका मतलब v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्लियर है। तो अब डियर स्टूडेंट्स इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें यहां पे, ये है ना लैम्डा, यहां से लैम्डा निकालें जैसे यहां पे क्या था v ओवर f। तो फिर मैं लिख सकता हूं एफ बी इज इक्वल टू v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह क्या लिखूंगा, v ओवर f, f ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ना ये ऐसे। लो जी, ये आपके पास रिजल्ट आ गया सेकंड केस में। अब देखें यहां पे क्या है, इसका मतलब इस v में से कोई चीज निकल रही है, इसमें से वो जो u नॉट यानी कि वो जो आपके पास वैल्यू है u नॉट की, वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है, निकल रही है, चीज कम हो रही है। तो अगर ये वाला फैक्टर कम हो रहा है तो ये भी कम हो जाएगा। और वहां से भी आपको फील हो रहा है कि भाई जैसे जैसे दूर जाएगा तो उसको साउंड कम सुनाई देगा ना। तो फिर मैं कह सकता हूं कि एफ बी जो है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से लेस है। और ये तो तब पॉसिबल होगा ना जब डियर स्टूडेंट्स v माइनस यू नॉट डिवाइड बाय v की वैल्यू क्या हो, लेस हो 1 से, लेस देन हो 1 से। भाई यहां पे देखें ये वाली सारी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला आंसर इससे क्या होगा, छोटा। अगर 1 हुआ तो फिर बराबर, अगर 1 से ग्रेटर होगा तो वो तो फर्स्ट केस बन जाएगा ना। तो ये सारी वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, लेस। लेस होगी तो वो जो आंसर होगा वो इसका होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको इस सेकंड केस में पॉइंट मिल गया जी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सही है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटा सा नोट याद रख लें, क्या देख रहे हैं आप कि जब ये इसके करीब आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। यहां पे देखें ऑब्जर्वर जैसे जैसे दूर जा रहा है स्टेशनरी सोर्स से तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है यहां पे तो इसका मतलब फिर क्या है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखें, इफ द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, शाबाश बोलें। अगर डिस्टेंस डिक्रीज, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा तो फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं जी थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस है व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब कहानी उलट है, पहले ऑब्जर्वर मूव कर रहा था या उसके करीब आ रहा था या उससे दूर जा रहा था। अब ऑब्जर्वर सुकून में बैठा है। अब जो स्टेशनरी सोर्स था ना पहले, अब वो सोर्स मूव करके ना ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। अब ये केस है। तो देखें इस केस में बुक वाली डायग्राम हमने बनाई, ऑब्जर्वर सुकून पे बैठा है मजे में। अब ये है सोर्स, सोर्स की वेलोसिटी क्या है, यूएस, और जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी। अब ये सोर्स इस ऑब्जर्वर के करीब जा रहा है। तो आप जरा फील करें, जैसे जैसे करीब जाएगा तो इसको साउंड भी ज्यादा सुनाई देगा। तो इसका मतलब इस केस में भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी। हो रहा है ना फील। अब एक चीज का ख्याल रहे डियर स्टूडेंट्स, जब स्टेशनरी सोर्स
यानी कि जो सोर्स है वो मूव करता है, पहले तो वो रेस्ट में था, अब यहां पे वो मूव कर रहा है। जैसे स्टेज से अपना सोर्स ने मूव किया तो यहां पे देखिए वेव्स क्या हो रही हैं, कंप्रेस, और इस साइड पे देखिए वेव्स क्या हो रही हैं, स्प्रेड। तो इसका मतलब जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो उसके बिटवीन जो रीजन है वहां पे वेव्स कंप्रेस होने लग जाती हैं। तो जब वेव्स कंप्रेस होंगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज होने लग जाएगी। अगर वेवलेंथ डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब इसको साउंड ज्यादा सुनाई देगा। तो यही चीज यहां पे हम फिर मेंशन करते हैं, पहले मैथमेटिकली और फिर यहां पे आपको समझा भी देंगे। देखें ना, ये पहले अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो यहां पे देखें वेवलेंथ, ये पढ़ा था ना चैप्टर 9 के अंदर, वेव फ्रंट। तो एक फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। तो यहां पे देखें लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है, लैम्डा क्या हो रहा है, डिक्रीज, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगर यहां से यूं समझ नहीं आती तो फिर आप यूं भी याद रख सकते हैं कि अगर पहले इस सोर्स ने अभी इसकी तरफ मूव नहीं किया, तब सपोज कर लें कि आपके पास वेव इस तरह से है, ठीक। अब जब ये सोर्स इसकी तरफ मूव करेगा तो वेव उतनी रहेंगी, लेकिन वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस। तो ये ऐसे हो जाएंगे। अब देखें, ये क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, तो यहां पे देखें कम नहीं होगी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ अगर कम हो जाएगी तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली देखते हैं, लेकिन एक चीज का यहाँ पे ख्याल करना है आपने, और वो ये है कि जब सोर्स मूव करता है ना तब वहां पे डॉपलर शिफ्ट एग्जिस्ट करता है। डॉपलर शिफ्ट कब आता है, जब सोर्स मूव करता है, मोशन में आता है। तो हम इस डॉपलर शिफ्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल, ताकि आपको बुक के अकॉर्डिंग चीजें समझ आ जाए ना स्टेप बाय स्टेप। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो पहले वेवलेंथ थी, जब सोर्स ने मूव किया तो वेवलेंथ में चेंज आ गया, वेवलेंथ कम हो गई। तो फिर मैं लिखता हूं यहां पे केस तीसरा है ना, तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा सी इज इक्वल टू, पहले क्या थी वेवलेंथ, लैम्डा, जब सोर्स ने मूव किया कंप्रेस हुई, वेवलेंथ में चेंज आया, कम हो गई, तो माइनस का डेल लैम्डा। सही है, जो चेंज आया उसको निकाल दें पहले वाले में से। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा यहां पे गौर कीजिएगा कि लैम्डा सी इज इक्वल टू, लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं, v ओवर एफ, ये आ गया v ओवर एफ, माइनस डेल लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं, सोर्स मूव कर रहा है ना, तो सोर्स की वेलोसिटी डिवाइड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हमें मिल गया लैम्डा सी इज इक्वल टू एफ, एलसीएम आ जाएगा ना, ये आ गया एलसीएम, तो ऊपर रहेगा v माइनस यूएस। लो जी, ये लैम्डा सी की वैल्यू आ गई। अब यहां पे जो डेल लैम्डा है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेल लैम्डा है ये आपका है डॉपलर शिफ्ट। तो डॉपलर शिफ्ट किसके इक्वल है, देखें वो है जी यूएस डिवाइडेड बाय एफ, ये होगा डॉपलर शिफ्ट का मैथमेटिकल रिलेशन। तो फिर यहां पे डॉपलर शिफ्ट है क्या, डॉपलर शिफ्ट है क्या, चेंज इन वेवलेंथ। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि भी डॉपलर शिफ्ट क्या है, इट इज द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। तो चेंज इन वेवलेंथ क्या है डियर स्टूडेंट्स, डॉपलर शिफ्ट है, और डॉपलर शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल लैम्डा से, और इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या रहेगा, यूएस सोर्स की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एफ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना। तो फिर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डॉपलर शिफ्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब सोर्स क्या हो, सोर्स क्या हो, इन मोशन। अब देखें डॉपलर शिफ्ट पहले केस में और दूसरे केस में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि सोर्स क्या है, रेस्ट पे। तीसरे और चौथे केस में आएगा क्योंकि सोर्स ने मूव करना है। तो जैसे ही सोर्स मोशन में आएगा तब आपके पास डॉपलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। एक चीज का ख्याल रहे, देखें डेल लैम्डा में यूएस भी आ रहा है और फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, लेकिन जो डॉपलर शिफ्ट है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अभी कौन सा डिस्टेंस, बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स, सोर्स और ऑब्जर्वर के बिटवीन जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस पे डॉपलर शिफ्ट डिपेंड नहीं करता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहां पे डियर स्टूडेंट्स लिख ले। क्या
कि डॉपलर शिफ्ट जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये चीजें याद रख ली ना। अब डियर स्टूडेंट्स वहीं से कि फ्रीक्वेंसी एफ सी इज इक्वल टू, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, v ओवर लैम्डा। तो ये आ गया जी आपके पास v ओवर लैम्डा कौन सा, c। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये देखें जी, एफ सी इज इक्वल टू, हाँ जी, v डिवाइड बाय लैम्डा c की जगह क्या लिखूं, इस लैम्डा c की जगह लैम्डा c v माइनस यू एस डिवाइड बाय एफ। तो ये आ गया जी v माइनस यू एस डिवाइड बाय एफ। अब डियर स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली f ऊपर नहीं चला जाएगा, तो फिर ये फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया एफ सी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस इनटू एफ। ये आपके पास तीसरे केस की फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब जरा गौर करें, यहां पे जब सोर्स इसके करीब जा रहा है तो इसको साउंड ज्यादा सुनाई देगा ना, यही फील कर रहे थे आप। यहां पे देखें मैथमेटिकली डिनोमिनेटर में इस v में से ये वाली चीज निकल रही है, तो नीचे ओवरऑल चीज क्या हो जाएगी, कम। यानी कि इस v में से अगर ये वाला फैक्टर माइनस हो रहा है तो फिर डिनोमिनेटर में ये ओवरऑल फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अगर ये वाला फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यही चीज मैथमेटिकली आपको नजर आ रही है ना। तो इस केस में फिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाएगी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि एफ सी ग्रेटर होगा एफ से। और ये तो तब पॉसिबल है ना जब इस सारे की वैल्यू v ओवर v माइनस यू एस की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 से अगर ये वैल्यू ग्रेटर होगी तो एफ सी ग्रेटर होगा ना एफ से। सही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास था थर्ड केस। बस इतनी चीजें आपने इसमें याद रखनी है, बहुत आसान है। अब चलते हैं केस 4 की तरफ। व्हेन सोर्स मूव्स टूवर्ड्स था, अब क्या है, मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। यानी कि सॉरी, यहां पे आपने सोर्स नहीं लिखना, यहां पे क्या है, ऑब्जर्वर। सही है। ये देखें, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर अब पहले जो रुका हुआ था उसकी तरफ जा रहा था कौन, सोर्स। अब सोर्स उससे दूर जा रहा है, दूर। तो मैंने क्या किया चौथे केस में, इस बंदे को यहां पे होने की बजाय यहां पे बिठा दिया, उस साइड पे नहीं बिठाया, इस साइड पे बिठा दिया। बाकी चीज वही है सारी की सारी। अब देखें, सोर्स उसी डायरेक्शन में विद वेलोसिटी यू एस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है सकून पे, एट रेस्ट। तो ऑब्जर्वर से सोर्स क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स उससे दूर जा रहा है। तो जब दूर जा रहा होगा तो आप जरा यहां पे गौर करें, वेव्स क्या हो रही हैं, स्प्रेड। तो इसका मतलब वेवलेंथ, वेव स्प्रेड हो रही है ना, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यही चीज मिल रही है आपको। तो फिर यहां पे उसी तरतीब से हम यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले लैम्डा डी निकालें। तो लैम्डा डी इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा पहले वाले में क्या होगी, चीज ऐड हो रही है क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो फिर प्लस डेल लैम्डा। अब डेल लैम्डा आपके पास वही है फिर डॉपलर शिफ्ट, और उसको हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम लिखते हैं कि लैम्डा डी इज इक्वल टू लैम्डा क्या होगा, v ओवर एफ प्लस डेल लैम्डा क्या होगा, डेल लैम्डा होगा जी यू एस डिवाइडेड बाय एफ। अब दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास लैम्डा डी आ जाएगा। लैम्डा डी इज इक्वल टू, हाँ जी, एफ एलसीएम आ जाएगा v प्लस यू एस। तो जी आपके पास लैम्डा डी की वैल्यू आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट उसी तरह से हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो एफ डी इज इक्वल टू, हाँ जी, v ओवर लैम्डा डी।
तो v ओवर लैम्डा d इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा d की वैल्यू क्या है, v प्लस यू एस डिवाइडेड बाय f। ये f ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा एफ डी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस इंटू एफ। अब देखें, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा तो ऑब्जर्वर को साउंड आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ सुनाई दे रहा होगा ना, यही फील कर रहे हैं। तो यहां से देखें, डिनोमिनेटर में v के अंदर कोई चीज ऐड हो रही है तो ओवरऑल नीचे वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब नीचे वाला फैक्टर बढ़ जाएगा तो इधर से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो फिर इसका मतलब इस केस में जो एफ डी है वो लेस है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो ये तब पॉसिबल होगा जब v ओवर v प्लस यू एस की वैल्यू लेस देन रहेगी 1 से। इस सारे की वैल्यू 1 से लेस होगी तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना कि एफ डी जो है वो लेस होगा एफ से। तो इसमें केस में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। और इस केस में क्या हो रही थी फ्रीक्वेंसी, इस केस में हो रही थी इंक्रीज। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स टॉपिक एंड हो चुके हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको यही 4 केसेस ही नजर आएंगे। अगर आपके पास लॉन्ग आता है तो आप यहां तक इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास इस टॉपिक से कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। तो देखें जी, सबसे पहला पॉइंट, हम किस चीज को डिस्कस करते चले आ रहे हैं, साउंड को। साउंड सुनाई देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, यही कुछ चल रहा था ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डॉपलर इफेक्ट लाइट के लिए एप्लीकेबल है, साउंड के लिए तो है ना। जब साउंड की ऑप्शन देगा वो कि भाई साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है तो आप कहेंगे यस। अब वो आपसे साउंड की बजाय यहां पे वर्ड यूज करे लाइट, कि लाइट के लिए डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है, तो फिर आप आंसर क्या देंगे। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट पहले यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। ठीक है जी। उसके बाद अब यहीं से देखें, जैसे आपने वर्ड यूज किया ना लाइट, तो फिर आपसे यह भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो अगर लाइट के लिए है तो फिर अगला वो एमसीक्यू ये भी तो पूछ सकता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एप्लीकेबल है। तो फिर याद रखिएगा यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जैसे ही आप याद रखेंगे तो एमसीक्यू में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं पूछेगा, वो वर्ड यूज करेगा एक्स रेज, कि क्या एक्स रेज के लिए डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अगर है तो फिर एक्स रेज के लिए भी होगा ना। तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज की जब बात करें तो तब डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है तो फिर एक्स रेज में आपको डॉपलर इफेक्ट देखने को क्यों नहीं मिलता, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्स रेज। वजह आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपसे थोड़ा गपशप हो जाए कमेंट सेक्शन के अंदर। आंसर मैं आपको कमेंट्स के अंदर बता दूंगा अगर आप पूछेंगे तो, नहीं तो आप जरा कोशिश करें ना, आपने अगर इतना सारा पढ़ लिया है तो फिर आप भी तो थोड़ा बहुत सर्च करें ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि ये जो हम सारे रिलेशन डिस्कस करते चले आ रहे हैं, ये रिलेशन कब आप अप्लाई करेंगे या कब ये एप्लीकेबल है, या सीधा सीधा कहते हैं डॉपलर इफेक्ट कब एप्लीकेबल होगा। याद रहे, पहले आपको नॉट के ऑप्शन बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए ना कि गलत क्या है। रिलेशन जो है नॉट एप्लीकेबल इफ अगर वेलोसिटी सोर्स की बढ़ जाए या इक्वल हो जाए
साउंड की वेलोसिटी से। देखें ये सारे रिलेशन मींस के डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सोर्स की वेलोसिटी बढ़ जाए साउंड की वेलोसिटी से। जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो सोर्स की वेलोसिटी अगर साउंड से ग्रेटर हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तब डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सही है। तो उसके बाद कब एप्लीकेबल है इसी चीज के साथ, तो फिर याद रखें एप्लीकेबल, समझ रहे हैं ना छोटे छोटे पॉइंट्स, एप्लीकेबल ओनली व्हेन, क्या होगा, जब साउंड, इसको उलट कर दें, जब साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी सोर्स की वेलोसिटी से, तब आपके ये रिलेशंस भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, अप्लाई हो रहे होंगे और डॉपलर इफेक्ट भी एप्लीकेबल है, देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम पॉइंट ऐड करने जा रहे हैं वो है डियर स्टूडेंट्स, गौर करें ना, या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ऐड करने लगे हैं कि अगर दोनों ही रेस्ट पे हों तो फिर क्या डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना एमसीक्यू में। तो वो पॉइंट भी फिर ऐड कर ले कि बोथ आर एट रेस्ट, तो फिर भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नो डॉपलर इफेक्ट। लो जी, अब एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि भी अगर दोनों ही मूव कर रहे हो, सोर्स भी मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ, तो फिर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। देखें सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ ऑब्जर्वर और सोर्स मूव कर रहे हो तब क्या होगा, तो इसका मतलब वहां पे तो फिर रिलेटिव मोशन ही नहीं होगी। जब रिलेटिव मोशन ही नहीं होगी तो अपीरेंटली चेंज तो आएगा नहीं फ्रीक्वेंसी में, तो फिर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट भी फिर ऐड कर लें। लेकिन इस तरह से आपने गौर करना है कि छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे किस तरह से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो फिर मैं क्या पॉइंट ऐड करने लगा हूं जी, बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड, तब भी डॉपलर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नो डॉपलर इफेक्ट। लो जी, उसके बाद एक और पॉइंट ऐड करें जी, बल्कि यहां पे कुछ चीज याद रख ले। अब साउंड की और लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। साउंड में जो डॉपलर इफेक्ट रहेगा वो इज एसिमेट्रिक, गैर मुतवाजन। ठीक है, एसिमेट्रिक बट इन लाइट इज सिमेट्रिक। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट, नहीं लास्ट नहीं है, ठीक है, एक और पॉइंट, अगर सोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा हो और ऑब्जर्वर अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा हो, यानी कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, तब क्या डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। देखें सोचते जाएं और पॉइंट्स बनाते जाएं, कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ डॉपलर इफेक्ट में हमने पढ़ा है उसमें थोड़ी बहुत बस छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सारे एमसीक्यू इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि बोथ आर मूविंग म्यूचुअली, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप अपनी वर्डिंग बना लीजिएगा, नो डॉपलर इफेक्ट। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि वो कंडीशन बताएं जिस पे डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप किसी की बुक से क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर रहे हैं या मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे हमने दो आंसर दिए हुए हैं कि अगर आपका
ऑब्जर्वर जो है वो इस स्टेशनरी सोर्स के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव किए जा रहे हैं। तो अब इसमें देखें डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस में चेंज ही नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, रिलेटिव मोशन ही नहीं है। तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो आपके पास डॉपलर इफेक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस ये अगर कांस्टेंट, देखें रिलेटिव मोशन तो है ना, सोर्स के हिसाब से ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस को कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तब डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होगा। अब जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पे देखें जब सर्कल के अंदर ऑब्जर्वर इस सोर्स के अराउंड इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो फिर आप कहेंगे कि नो डॉपलर इफेक्ट। और इसी तरह अगर वो दोनों इस तरह से मूव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सर्कल हो, बल्कि दोनों की अगर इस तरह से मोशन है कि उनके बिटवीन, सोर्स और ऑब्जर्वर के बिटवीन डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब भी आपके पास नो डॉपलर इफेक्ट। तो डिस्टेंस, ये पॉइंट ऐड कर लें, डिस्टेंस अगर क्या रहे कांस्टेंट तो फिर नो डॉपलर इफेक्ट। कहां लिखें, चलो ये यहां लिख देता हूं, नो डॉपलर इफेक्ट। लो जी, टॉपिक एंड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आप जरा खुद को फील करें कि अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से तैयार हो गई हैं, आपने नोट कर ली है, तो कोई है इसमें मुश्किल बात? बहुत आसान सा टॉपिक है। और अब जिस तरह का मर्जी एमसीक्यू आएगा, आप इंशाल्लाह अगर ये पॉइंट्स याद हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब साइड इंफॉर्मेशन में आपके पास एक और एमसीक्यू आपको मिलेगा, वो देख लीजिएगा, लिखा होगा ऊपर बॉक्स में, डू यू नो। तो उसमें आपने अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू याद रखनी है। जब वो आपको कहेगा कि हम मॉनिटर करते हैं डॉपलर इफेक्ट को यूज करके, किसको जी, ब्लड फ्लो को मेजर आर्टरीज के अंदर, तब आपके बॉक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज दी गई अल्ट्रासाउंड वेव की वो है 5 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखनी है। लो जी, आज का टॉपिक डॉपलर इफेक्ट कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।